तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ। तो देखिए रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसके एक्सपेरिमेंट से किस चीज़ की डिस्कवरी हुई, किस पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, प्रोटॉन की भी नहीं हुई थी, किसकी हुई थी, न्यूक्लियस की हुई थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए आपसे पूछा जाए न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, तो उसमें भी आप आंसर लिखेंगे रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, तो जे थॉमसन ने करी है। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी जाए, बात करी जाएगी तो गोल्डस्टीन ने करी है। और एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। तो देखिए किसी भी एलिमेंट के लिए यहाँ पर पूछा गया है कौन कौन सी बात सही है। तो पहली बात देखिए, पहली बात में क्या कहा गया है, फर्स्ट में कहा गया है ए ऑप्शन में, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या एटॉमिक नंबर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का सम होता है, तो गलत है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, या तो प्रोटॉन होगा, और क्योंकि एलिमेंट न्यूट्रल होता है तो वही इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या दिया गया है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बिल्कुल सही है। मास नंबर का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी में क्या कहा गया, सी में कहा गया एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें सी स्टेटमेंट भी गलत है। डी स्टेटमेंट में कहा गया एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है और साथ ही साथ डी भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें बी और डी मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या कहा गया, एलिमेंट विद वैलेंसी 1 और। अब देखिए जिसकी वैलेंसी 1 होती है वो एलिमेंट क्या होते हैं। अब इस वैलेंसी किसकी 1 होगी, जिसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम क्या होता है, एक मेटल है। 7 इलेक्ट्रॉन किस में है, जैसे क्लोरीन में है। ठीक है, क्लोरीन में है। अब क्लोरीन में देखेंगे आप, क्लोरीन क्या है, तो ये एक नॉन मेटल है। तो मतलब वो मेटल भी हो सकते हैं और वो नॉन मेटल भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज आइदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जिसकी वैलेंसी 1 होती है वो मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में कहा जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते तो वो सिर्फ क्या होते, मेटल होते, तब वो नॉन मेटल ना होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फोर्थ में देखिए क्या कहा गया, फोर्थ में कहा गया आइसोटोप कंटेन्स। तो आइसोटोप क्या होते हैं, तो आइसोटोप सेम एलिमेंट होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर होता है, याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है डिफरेंट। ठीक है, तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट में क्या कहा गया, सेम न्यूक्लियर चार्ज है, डिफरेंट मास नंबर है। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसको आप पहले समझ लीजिए। जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा उसको कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कौन डिसाइड करेगा, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है तो प्रोटॉन डिसाइड करेगा। तो सेम न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स होते क्या है, ये होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, आइसोटोप कहा गया है दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो इसमें ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको देखना ही नहीं है, बाकी सब स्टेटमेंट इसमें गलत है। नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या होता है, दो एग्जाम्पल आपको बताए थे। जैसे मान लीजिए कार्बन का 12 है, कार्बन का 13 है और कार्बन का 14 है। ठीक है, तो C12, इसको कार्बन 12 कहते हैं, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। नीचे जो लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, 6 है तीनों में, इसका मतलब सेम एटॉमिक नंबर। ऊपर जो लिखा होता है ये मास नंबर होता है। ठीक है, और तीनों में आप देख सकते हैं मास नंबर क्या है, तीनों में डिफरेंट है, किसी में मास नंबर आपको सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मास नंबर क्या होता है, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी आप लोग को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, अच्छा क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर आप लोग को पता होना चाहिए 15 है। ठीक है,
पूछा गया व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ P3 माइनस आयन। देखिए कन्फिग्रेशन P3 माइनस आयन का पूछा गया है। अब यहाँ पर 3 माइनस का मतलब क्या है कि फॉस्फोरस में 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। तो पहले आप फॉस्फोरस में देखेंगे एटॉमिक नंबर 15 था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने थे, 15 थे। लेकिन अगर आयन की बात करी जाए, P3 माइनस आयन की बात करी जाए, तो 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो 15 प्लस 3 कितने हो गए, 15 प्लस 3 हो गए 18, ठीक है। अब आपसे ये नहीं कहा गया कि फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए, आपसे क्या कहा गया, जो फॉस्फोरस का आयन है, मतलब P3 माइनस आयन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि P3 माइनस आयन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18। तो अगर देखा जाए तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, ये हो जाएगा। बच्चे इसमें अक्सर ये लगा के आ जाएंगे 285, जो कि गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 2, 8, 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में क्या कहा गया, एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वॉज प्रपोज्ड बाय। तो किसने ऐसा कहा था कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये किसने कहा है, रदरफोर्ड ने ऐसा नहीं कहा है, किसने कहा है, थॉमसन ने कहा है। तो इसमें बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब न्यूट्रल क्यों होता है भी पता होना चाहिए। न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्योंकि दोनों पे चार्जेस सेम होते हैं, तो जितने प्रोटॉन पे चार्ज होगा वही चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स पे भी होंगे। इसी वजह से टोटल दोनों कैंसिल हो जाएंगे और एटम न्यूट्रल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में देखिए क्या कहा गया है, असर्शन दिया गया है, असर्शन रीजनिंग बेस्ड 3 क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे आपको। कैल्शियम एंड आर्गन आर आइसोबार्स। अब पहले आइसोबार समझिए कि आइसोबार्स होता क्या है। तो आइसोबार्स होता है कि मास नंबर सेम होगा। मास नंबर क्या होगा, इसमें मास नंबर सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया गया कैल्शियम और आर्गन। तो कैल्शियम में अगर आप देखेंगे तो 20 नीचे लिखा होता है और 40 ऊपर लिखा होता है, मतलब 20 इसका एटॉमिक नंबर और 40 मास नंबर है। आर्गन में आप देखेंगे, आर्गन में 18 लिखा होता है और यहाँ पे 40 लिखा होता है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर तो 18 है, लेकिन मास नंबर क्या है, 40 है। तो आप देख सकते हैं दोनों में ही मास नंबर सेम है, इसमें भी 40 इसमें भी 40, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों में क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये कैल्शियम और आर्गन दोनों क्या हो जाएंगे, एक तरीके से आइसोबार्स हो जाएंगे। तो असर्शन जो दिया है बिल्कुल सही है। रीजन में क्या कहा गया, रीजन में कहा गया कैल्शियम एंड आर्गन हैव सेम मास नंबर। मास नंबर आप देख सकते हैं दोनों का सेम है, इसी वजह से क्या है, ये आइसोबार्स हैं। तो अगर इसमें देखा जाए असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ए क्या कहता है, ए ऑप्शन कहता है असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में असर्शन दिया गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम इज 6। तो ऑक्सीजन एटम में क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, पहला आपको ये बताना है। तो कैसे पता चलेगा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये होता है 8। कन्फिग्रेशन कर लीजिए, 2, 6 हो गई कन्फिग्रेशन। अब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो कितना आपको दिख रहा है, 6, और बोला भी गया है 6। तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो गया। तो 8th में असर्शन तो सही है। वैलेंसी दी गई, वैलेंसी ऑक्सीजन की 6 है, क्या वैलेंसी ऑक्सीजन की 6 होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, वैलेंसी होगी 2। कैसे समझ लीजिए इसको, कन्फिग्रेशन हमने देखा 2, 6 हुआ। अब क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम लूज करता है वही वैलेंसी होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। तो इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वैलेंसी निकालने का एक आप बेसिक फॉर्मूला भी समझ सकते हैं। जब भी मान लीजिए किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एटम्स हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो 1, 2, 3 या 4, मान लीजिए इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं किसी भी एलिमेंट में, तो यही इसकी वैलेंसी होती है, यही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 में से इनको सब्ट्रैक्ट कर दिए। जैसे मान लीजिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 8 - 7 मतलब वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वैलेंसी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9th भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। तो गोल्ड फॉयल में से ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स पास कराए गए थे, रदरफोर्ड ने पास कराए थे गोल्ड फॉयल से, वो पास हो गए थे, मतलब उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था, वो बिना कोई डिफ्लेक्शन के पास हो गए थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं दिया है। रीज़न क्या दिया है, द सेंटर ऑफ एटम
इज़ पॉजिटिवली चार्ज। देखिए एटम का सेंटर जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये बात तो सही है, लेकिन ये रीज़न नहीं है असर्शन का। रीज़न क्या होगा असर्शन का? असर्शन का रीज़न हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन गोल्ड फॉयल, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज़ एम्प्टी, ये इसका रीज़न था। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन सही सही है। अगर आप ध्यान से देखें तो रीज़न का जो स्टेटमेंट है, ये रीज़न का स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें बी ऑप्शन आप टिक करेंगे, मतलब असर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ करेक्ट, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। फॉर एन एलिमेंट एक्स, तो एक एक्स एलिमेंट दिया गया, एटॉमिक नंबर है 12, मास नंबर है 25। क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको एक्स का बताना है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से याद रखिएगा, हमेशा कन्फिग्रेशन बताया जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर 12 है तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2,8,2 हो जाएगा। मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, एल में हो गए 8, एम में हो गए फिर से 2। आपसे कोई ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस केस में, तो कहेंगे आप 2 हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। वैलेंसी पूछी गई है, हमने आपसे कहा था कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही वैलेंसी होती है इसकी। अब देख सकते हैं आप लोग, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बिटवीन एक्स एंड वाई हैविंग वैलेंसी 3। देखिए एक्स की वैलेंसी क्या थी, 2 थी, वाई की वैलेंसी क्या दी है, 3 दी है। कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो बन जाएगा x3y2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे और ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा। आखिरी नहीं है, इसके बाद अभी एक और बचा हुआ है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट y इज़ 17। देखिए एटॉमिक नंबर y का क्या दिया है, 17 दिया है। कन्फिग्रेशन बोला गया है, बहुत सिंपल है, 2,8,7। तो के शेल में कितने हो गए, 2 हो गए, एल में कितने हो गए, 8 हो गए, एम में कितने हो गए, फिर से 7 हो गए, ठीक है। तो 2 8 7 हो गया। वैलेंसी बतानी है इसकी। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में आप देख सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, हमने कहा था 5 6 7 8 अगर होता है तो आप 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 8 - 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मतलब इसी में थर्ड पार्ट देखिए क्या कहा गया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ वाई। तो देखिए वैलेंस इसका कन्फिग्रेशन क्या था, 2,8,7 था। अब आउटर मोस्ट शेल में आप देख सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे होने कितने चाहिए थे, 8, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इज़ इट अ मेटल और अ नॉन मेटल। तो देखिए जब भी वैलेंस शेल में या जब भी आउटर मोस्ट शेल में 5 4 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको याद रखना है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 5 6 7 8 होता है वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो इट विल बी अ नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल होगा इसका आंसर। वैलेंसी ऑफ Na इज 1 नॉट 7, गिव रीज़न। अब देखिए Na का अगर हम लोग कन्फिग्रेशन करें सोडियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2,8,1 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। अब पूछा क्या गया है, इसकी वैलेंसी 1 है, 7 नहीं है, क्योंकि देखिए क्योंकि ये आसानी से क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, ठीक है, बिकॉज सोडियम हैज़ द कैपेबिलिटी टू लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन ईजली। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता, ये सिर्फ क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर सकता है, इसलिए ऐसा होगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। लास्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया, इसमें कहा गया है टू मेटल एलिमेंट एक्स एंड वाई कंबाइन इन द रेशियो 3:8। यहाँ पे 2 एलिमेंट होना चाहिए, मेटल नहीं होना चाहिए। 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई है, कंबाइन हो रहा है रेशियो 3:8 में बाय मास। इन कंपाउंड जेड इज फॉर्म्ड। जेड इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जेड जो है वो फोटोसिंथेसिस का एसेंशियल एलिमेंट कंपाउंड है, कंपोनेंट है। जेड इज़ ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। अब जेड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। अब ग्रीन हाउस गैस है तो आप समझ चुके होंगे ये CO2 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। एक्स वाई जेड आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए एक्स और वाई कंबाइन करेंगे, CO2 का फॉर्म करेंगे। CO2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, एक्स अगर कार्बन हो, वाई अगर ऑक्सीजन हो, तभी CO2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कैसे होगा समझिएगा, देखिए कैसे होगा, कार्बन पे होता है 12, और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन O के 2 एटम्स हैं तो यहाँ पर O एक का होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 32।
रेशियो आप निकाल लिए दोनों का, तो 4 से कट कर दिए, 4 3 12, 4 8 32, तो रेशियो क्या आ गया 3:8 आ गया। इसका मतलब एक्स और वाई क्या है, तो एक्स हो जाएगा आपका कार्बन, वाई हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, जेड क्या हो जाएगा, जेड हमने बताया आपको CO2 हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा गया, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स का कन्फिग्रेशन कैसे निकलेगा, तो एक्स मतलब कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर याद रखिएगा कितना होता है 6 होता है, तो कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा 2,4 हो जाएगा। वाई क्या है, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,6। तो इस तरीके से ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, तो बाकी हम लोग ने और भी वीडियोस इसके बनाए हैं इस चैप्टर के, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आपका रिवीजन अगर हो जाएगा इससे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग और ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लेलिस्ट फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्लास 9 की प्लेलिस्ट है जो भी आपको दिखाई पड़ रही होगी, उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए, सारे वीडियोज़ उसी में आते रहते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।